सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे अध्याय नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति को, जिसमें आज हम समझेंगे कि फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि किस प्रकार से कुछ ऐसे कारण बने जिससे फ्रांसीसी क्रांति हुई। लोगों में लुई 16 के प्रति, लुई 16वां के प्रति बहुत ही आक्रोश भर गया था, क्योंकि सारा का सारा टैक्स तीसरे एस्टेट को ही देना पड़ता था। याद है ना, हमने पढ़ा था, समझा था कि फ्रांस का समाज 3 एस्टेट में बटा था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। सारा का सारा टैक्स थर्ड एस्टेट को देना पड़ता था। जो पहले 2 एस्टेट थे उन्हें कर से मुक्ति मिली हुई थी, यानी जन्म से ही उन्हें विशेष अधिकार मिला हुआ था। अब हम उसके आगे समझेंगे कि आखिर ऐसा और क्या हुआ कि फ्रांस पूरी तरीके से, पहले तो जब फ्रांस की जब क्रांति हुई तो वो एक संवैधानिक राजतंत्र बना, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण फ्रांस में राजतंत्र का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया और फ्रांस गणतंत्र बना। साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16वां ने यानी लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया तथा चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। तो देखा आपने कि किस तरह से जब आक्रोश बढ़ता गया तो लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और कहा कि ठीक है कि एक संविधान आप बनाइए। और 4 अगस्त 1789 को इन सारी व्यवस्था, जो सामंती व्यवस्था थी और जो धार्मिक कर लेते थे, चर्च भी लेते थे, उन सब व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और जो चर्च की संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने ये भी समझा था कि जो उस समय के दार्शनिक थे, जैसे कि रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू थे, लॉक थे, जॉन लॉक थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में ये लिखा भी था कि लोकतंत्र में जो शक्तियाँ हैं वो किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित होनी चाहिए। और ऐसा ही नेशनल असेंबली ने किया भी कि राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया, यानी राजा की शक्तियों को कम कर दिया। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, इनको ही वोटिंग का अधिकार मिला और इन्हें ही सक्रिय नागरिक कहा जाता था। यानी बाकी के सब पुरुष और सारी की सारी महिलाएं निष्क्रिय नागरिक के रूप में जानी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप देखिए वर्तमान समय में तो जो सार्वभौमिक मताधिकार मिलता है, यानी बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखता हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में ऐसा होता है। लेकिन उस समय जब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना तब केवल इन्हीं को ही वोटिंग का अधिकार मिला। फिर सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था। याद रखिएगा कि सरकार की नीतियां जो आगे चल रही थी अभी व्यवस्था, उस पर भी चर्चाएं होती थी और राजनीतिक क्लब बनते चले गए। लोगों ने अपने क्लब बनाए जिसमें कि वो उस पर चर्चा करते थे कि सरकार की नीतियां कैसी हो रही हैं। तो इसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था और सबसे प्रमुख था और उसके नेता का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। क्या नाम था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इस क्लब के लोगों को सॉ कुलात कहा जाता था
क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे, यानी कि पूरी पैंट पहनते थे। क्योंकि उस समय फ्रांस में जो अमीर लोग थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, वो घुटने तक के ही पैंट पहनते थे। तो उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए पूरे घुटने वाली यानी पूरी पैंट वो पहनते थे, और वो लाल टोपी भी पहनते थे। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर और दिहाड़ी मजदूर आदि थे, यानी समाज का जो ऐसा वर्ग जो कि बिल्कुल सबसे आम लोग थे, वो इस क्लब के सदस्य थे। फिर 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। नए चुनाव करवाए गए, जिसमें अब सभी पुरुषों जिनकी उम्र 21 साल से अधिक थी, उन सबको वोटिंग देने का अधिकार मिल गया। इस नई असेंबली को अब कन्वेंशन का नाम दिया गया, यानी पहले वो नेशनल असेंबली थी, अब जब नए चुनाव हुए इसका नाम रख दिया गया कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि अब पूरी तरीके से फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। और क्या हुआ, लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को मौत की सजा सुना दी गई। अब आपको समझ में आया? तो अब हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया? अभी हमने समझा 4 अगस्त 1789 को 1789 को फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? देखिए, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था ना, वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग था? देखिए, नेशनल असेंबली के द्वारा वोटिंग का अधिकार केवल ऐसे पुरुषों को मिला जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। परंतु आज के समय में क्या होता है, सभी को बिना किसी भेदभाव के वोटिंग का अधिकार मिलता है। तो इस तरह से ये उससे अलग था। फिर है प्रश्न नंबर 4, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इस क्लब के सदस्य कौन कौन लोग थे? देखिए, जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, याद है ना, अभी हमने समझा था। और इस क्लब के सदस्य कौन थे? छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर और दिहाड़ी मजदूर आदि थे। फिर इसके बाद अंतिम प्रश्न, फ्रांस गणतंत्र कब बना? 21 सितंबर 1792 को फ्रांस गणतंत्र बना। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों का उत्तर करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो याद रखिएगा, मास्क जरूर लगाना है। घर से बाहर निकलते ही मास्क जरूर लगा के रखना है और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।